मैं अनीता मैडम आप लोगों को स्टैंडर्ड 9 अर्थात 9वीं कक्षा के लिए कहानी बात आठन्नी की मैं पढ़ाने जा रही हूँ या विस्तार करने के लिए जा रही हूँ। इसको लिखे हैं लेखक सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। इनका जन्म सियालकोट, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, सन 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में भी कार्य किए थे, यानी संपादक मतलब एडिटिंग कार्य किए थे। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था, अर्थात समाज में कैसे जो भी हमारा यहाँ पे कार्य उन खटकता था उन्हें परिवर्तन करने के लिए वो चाहते थे। इसीलिए अपने वाणी के जरिए, अपने लेख के जरिए, लिखनी के जरिए लिखनी को चलाकर समाज को सुधारने के लिए कोशिश करते थे। इनकी पहली कहानी था हार की जीत। हार की जीत में आप लोगों को स्टैंडर्ड 7 में पढ़ाई थी, जो एक कैसे डाकू था, कैसे एक उसी के जरिए कैसे वो डाकू का मन परिवर्तन हो गया, आप लोग जानते होंगे। और सन ये पहला कहानी था उनका। सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता और सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी में संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। ये कविता के साथ साथ कहानी बहुत अच्छे से लिखे हैं, कहानी के साथ साथ उपन्यास भी लिखे हैं। सुदर्शन जी का भाषा बहुत सहज है, स्वाभाविक है और लोक भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा को ही ज़्यादा प्रयोग करते थे, और तथा उसके साथ भी मुहावर को भी प्रयोग करते थे, क्योंकि मुहावर हमारे क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा प्रचलित है। सुदर्शन का गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी, यानी कहानी में भी और उपन्यास में भी तथा पद्य भाग में भी उनको लेख उनका बहुत सुंदर चलता था, यानी कि बहुत प्रसिद्ध थे। अपने अनेक फिल्मों की भी पटकथा भी वो लिखे हैं, और उनका कहानी था बात आठन्नी की। सिर्फ कैसे इस कहानी के जरिए सुदर्शन जी हमें ये सीख देते हैं कि कैसे समाज में मोटे मोटे आंक में रिश्वत लेकर भी उच्च पदवीधारी कैसे आलीशान मकान में शांति सुकून से जी लेते हैं, जबकि एक साधारण व्यक्ति, एक नौकर कैसे आठन्नी के लिए यानी कि 50 पैसे जिसे हम बोलते हैं आठन्नी के लिए 6 माह जुर्माना भरा, अर्थात उसे जेल दंड हो गया, करार में रहना पड़ा, इसी को दर्शाया गया है। और यहाँ तक कि एक न्याय व्यवस्था के ऊपर भी एक करार तमाचे मारे हैं। इसके साथ कैसे उच्च पदवी में रहने वाले लोगों का भी पर्दाफाश किए हैं, उनका चाल चलन हाव भाव का भी पर्दाफाश किए हैं, वाक चातुरी का भी पर्दाफाश किए हैं, तथा उच्च पदवी में रहने वाले तथा धनी घराने लोग कैसे गरीबों को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते नहीं, और अगर ये चाहते तो आज कोई थोड़ा बहुत मदद कर देते तो शायद ये आज चोरी का घटना जैसे यहाँ पे रसीला के जरिए हो गया, ये नौबत ना आती। सो ये कहानी को हम पढ़ेंगे बात आठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। यहाँ पे इस कहानी में हमें दिखने को मिलता है 4 चरित्र दिखने को मिलता है। एक है रसीला, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पे नौकरी करता है सेवक के रूप में। दूसरा है यहाँ पे हमारा जिला मजिस्ट्रेट जो सलीमुद्दीन थे, और जो इंजीनियर बाबू के यानी कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोसी भी थे। और उनके यहाँ पे काम करता था मियाँ रमजान, जो ये दोनों नौकर के रूप में काम करते थे। एक था रसीला, दूसरा था मियाँ रमजान काम करता था सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट के घर में, और रसीला काम करता था बाबू इंजीनियर जगत सिंह के घर में। तो ये 4 किरदार को लेकर हमारा कहानी धरा हुआ है, यानी कि धरोहर है। इसी को हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और 10 रुपये वेतन था। और वेतन का मतलब है सैलरी, यानी कि पर हर माह उसे 10 रुपये की वेतन या पगार मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, अर्थात ये एक ही व्यक्ति था जो अपने घर में रोजगार करता था और अपने परिवार को पालन पोषण करता था। वो सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता था, क्योंकि 10 रुपया पर महीना इतने सारे प्राणी यानी कि पिता माता, बूढ़े और पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के, कितने सदस्य हुए? ये 2, ये 3, ये 1, 4 2 6 जन प्राणी घर में, तो 10 रुपया में वो गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो उसने इंजीनियर साहब से इसलिए अपने घर को शुरू से चलाने के लिए वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना करता था।
कि पर हर बार यही इंजीनियर साहब बोलते थे, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अर्थात इंजीनियर बाबू यहाँ पे जगत सिंह जो थे इंजीनियर बाबू, ये निर्दयी हो गए और ये धमकी देते हैं कि ये तो बहुत काम के ये सेवक है हमारा, ये भला क्या आवाज़ उठाएगा। इसे धमका चमका कर 10 रुपये तुम कहीं धमकी देते थे कि तुम अगर कहीं भी अगर ज़्यादा मिले तो चले जाओ, बेशक चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा पगार यानी कि तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो बेचारा रसीला ये सोचता था कि सिर्फ कहीं भी मैं चला जाऊं तो शायद मुझे इससे ज़्यादा पगार यानी कि तनख्वाह मिल सकता है, लेकिन इस घर में जितना विश्वास, प्रेम, श्रद्धा मिला है तो शायद मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ये सोचकर बोलता है। वो सोचता है यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। अर्थात ये सारे घरेलू काज करता था, हर कोठरी में को घुसता था, हर काम करता था, और सारे व्यक्ति अर्थात इंजीनियर बाबू के, जगत सिंह बाबू के यहाँ जितने सारे सदस्य थे रसीला के ऊपर संदेह नहीं करते थे, विश्वास रखते थे। तो ये गरीब आदमी को विश्वास, बड़े धनी व्यक्ति यूं ही विश्वास नहीं करते। ये जो विश्वास जीत लिया था, शायद रसीला को ये घर इसीलिए पसंद हो गया था और ये घर वाले उसे अपना परिवार का सदस्य भी मान चुके थे। अतः रसीला भी इस घर को भी अपना घर मानकर ही काम करता था। तो इसी अफेक्शन यानी कि आकर्षण के कारण ये घर को छोड़ने के लिए नहीं चाहता था। तो यहाँ से मैं वो सोचता था यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे पर ऐसा आदर ना मिलेगा। अर्थात इस घर में मुझे जैसे अपनापन मिलता है, हर कोई सदस्य मुझे अपना समझता है, ऐसा अपनापन मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मुझे कहीं भी नौकरी मिलेगा 12-15 मिल जाए तनख्वाह, लेकिन मुझे वहाँ पे शायद दुत्कार मिल सकता है और अकड़पन दिखा सकते हैं, गाली गुलज मिल सकता है, अपमान मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये सब नहीं मिलता, तो मैं घर को क्यों छोड़ के जाऊँ। सही 10 रुपया देते हैं तो पगार, ये सही, ये सोचकर ये घर को छोड़कर नहीं जाता था, लेकिन मन ही मन दुखी हो जाता था कि मैं अपने घर वालों को यानी कि परिवार वालों को ठीक ढंग से संभाल पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। ये मन कसस करके मतलब दुखी होकर रह जाता था। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज सलीमुद्दीन तो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार के रूप में मियाँ रमजान काम करता था, जो रसीला में बहुत मैत्री यानी कि दोस्ती था। दोनों घंटों साथ बैठते अपने अपने घर में काम खत्म करके, ये दोनों मियाँ रमजान और रसीला घंटों बैठकर बातचीत करते थे, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन फलों के शौकीन थे, ये ज़्यादा फल खाते थे, इसलिए उनके घर को फल ज़्यादा आता था। और इसे जो अपने हिस्सा का रमजान कुछ रसीला के लिए बचा कुचा कर ले आता था। और इंजीनियर बाबू बहुत मिठाई को शौक था, इसीलिए उनका जो रसीला को जो मिठाई अपना हिस्सा मिलता था वो भी बचा कर कुछ मिठाई रमजान के लिए ले आता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास मतलब दुखी देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगन। अर्थात ये दोनों में इतना दोस्ती बढ़ गई थी कि ये अपने एक दूसरे के बिना जैसे जीना उनको पसंद नहीं था, अतः ये अपने एक परिवार सदस्य मान चुके थे। तो जैसे ही वो रसीला को दुखी देखा तो रमजान तो उसे अपना सौगन दे दिया। और ऐसा सौगन सुनकर, सौगन का तो कसम, सौगन सुनते ही रसीला चौंक जाता है और मजबूर हो जाता है अपना दुखड़ा को बोलने के लिए। रसीला ने रमजान का हट देखता तो आंखें भर आई कि कितना प्यार करता है मुझे, ये मेरा कौन है, मेरा परिवार वाला नहीं है, मेरा ना मैं इसके पास काम करता हूँ, तो फिर भी देखो ये भी मेरे तरह की एक ही नौकर है, फिर इसके मन में दया है मेरे लिए और मुझे कितना अपना समझता है। ये सोचकर रो पड़ता है और घर से खत, तभी वो बोलता है कि घर से खत आया है, बच्चे बीमार है, रुपया नहीं है, तो मालिक से पैसगी मांग लो। तभी रमजान उसे सलाह देता है, पैसगी का मतलब एडवांस, पैसगी मांग लो। तभी रसीला बोलता है, कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। रसीला भी मांग चुका था पहले, तो ये बोलता है कि मुझे इंजीनियर बाबू जगत सिंह मुझे बोले कि मैं एक पैसा तुम्हें पैसगी के रूप में यानी कि एडवांस के रूप में नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, क्या करेगा बेचारा, दोस्त है, कैसे, वो भी एक नौकर है, वो भी तो कम तनख्वाह उसे मिलता होगा, इसलिए सोचकर उसने रसीला के ठहरने के लिए संकेत किया। फिर भी मदद दोस्ती की खातिर
उसे संभालने के लिए, वहीं पे ठहरने के लिए बोलकर अपना घर को जाता है, यानी कि अपने मालिक के घर को जाता है और कोठरी में चला गया। थोड़ी देर के बाद अपने कुछ रुपये रसीला को हथेली पर रख कर दिया और रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि उसे ज़रूरत था, पैसा की सख्त ज़रूरत था, इसलिए वो ना भी नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ इतना ही सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। मन ही मन सोचने लगा, मैं इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पे सालों से कितना मन लगाकर अपना मानकर काम करता हूँ, एक भी पैसा गड़बड़ नहीं करता हूँ, सारा पैसा मैं मार्केटिंग करता हूँ, यानी कि सारा खरीदारी मैं ही करता हूँ, मेरे हाथों के जरिए वो करते हैं, लेकिन मुझसे एक भी गलती नहीं हुआ, एक भी पैसा मैं गबन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखो, ये मेरा कौन है? लेकिन वो बाबू मुझे मदद नहीं किए, मेरे दुख के समय मदद नहीं की, लेकिन ये कौन है? रमजान कौन है? लेकिन देखो तुरंत ही मुझे मदद कर दिया। बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं देता, ईश्वर उसका भला करता, तो उसके मन में एक दिल है। तो ये सोचने लगा। यहीं पे हमें ये लेखक दर्शाते हैं कि सम स्थान में, यानी कि जो स्टेज, यानी कि एक दुखी दुख को समझ सकता है और सुखी जो सुख को भोगता है अपने दूसरे सुख को ही समझ सकता है। यहाँ पे एक लेवल हमें यह दर्शाया गया कि जो समान लेवल में रहते हैं उसी का वो दुख और सुख को समझ पाते हैं और मन का भावना को आदान प्रदान ठीक ढंग से कर पाते हैं। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। इस पैसा जो भेजा रमजान से लेकर उस दवा दारू करके उसे ठीक तो हो गया। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। कुछ पैसा अपने जो उसे तनख्वाह मिलता था उसे कुछ चुका भी दिया। केवल बच गया था 8 आने, यानी कि बाकी 50 पैसा। रमजान ने कभी भी पैसे मांगे भी नहीं थे, लेकिन रसीला बहुत स्वाभिमान था, तो उसे जो 50 पैसा नहीं कर्जा चुका पाया था, इसीलिए वो आंख उठाकर उसे देख नहीं पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे, तो रसीला सुना कि इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अर्थात रसीला घर के बाहर से बैठकर सुनता है कि बाबू इंजीनियर साहब, यानी कि जगत सिंह जी, उसका मालिक ना रसीला का मालिक, घर में कोठरी के अंदर किसी के साथ बातचीत करें कि सिर्फ आप मुझे 500 रुपये देकर काम करवाना चाहते हैं। तभी वो बेचारा बोलता है, बाबू मान लीजिए कि आप मेरा मुफ्त में काम कर रहे हैं, हजूर मान जाइए। वो आदमी बोलता है, आप समझे कि आपने मेरा काम मुफ्त में किया, यानी कि यूं ही खाली कर दिए, पैसा नहीं लिए। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जाती है। रिश्वत यानी कि यहाँ पे ब्राइब ली जाती है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका, अर्थात इनको क्या जरूरत पड़ी। वो सोचने लगा, बाबू इंजीनियर साहब तो कमाते होंगे ज़्यादा, तनख्वाह के रूप में ज़्यादा कमाते होंगे हर महीना, फिर ये तो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी ऑफिस में नौकरी दफ्तर में काम करते हैं, सरकार तो इसके लिए भरपाई करता है, तनख्वाह के रूप में देता है मोटे अंक में, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों रिश्वत लेते हैं। फिर भी उसका मन माना नहीं। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ। सोचने लगा रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। सारा महीना 24 घंटा इस घर में मैं अपना समझकर दिन रात कमर तोड़ के काम करता हूँ, लेकिन ठीक माह पुरते ही मुझे सिर्फ 10 रुपया मेरे हाथ में लगते। वो बाहर आया और रमजान को सारी बात ये सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, तो ये बात क्या बोलता है? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, अर्थात किसके गुरु ना, इंजीनियर बाबू जगत सिंह के गुरु है। आज भी एक शिकार फंसा है। शिकार का मतलब रिश्वत देने वाला आया था। 1000 से कम न तय नहीं होगा, यानी कि आपका तो मालिक 500 रुपये लेते हैं, मेरा मालिक तो 1000 से भी काम नहीं करते। हाँ, ऐसा ही काम तय नहीं होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं था। यहाँ पे रमजान यही तरस खाकर बोलता है कि समाज में कैसे न्याय यहाँ पे है, ईश्वर का क्या न्याय दरबार है कि यहाँ पे रिश्वत लेकर वो आलीशान मकान में रहते हैं और आराम की नींद सोते हैं, चैन से सोते हैं, लेकिन हम कमर तोड़ के काम करते हैं और जी जान लगाकर काम करने के बावजूद भी हम दुखी रहते हैं और तंगी को सामना करते हैं। तंगी का मतलब ये पैसे के मामले में कमज़ोर पड़ना, जिसे बोलते हैं तंगी के दिन को हमें दिखने को मिलता है।
सोचता रहा मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। तो यहाँ पे रसीला सोचता रहा मैं सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और इतना सारा हर दिन में मार्केटिंग यानी कि खरीदारी करता हूँ घर के लिए। तो अगर मैं चालाकी से एक एक रुपया अगर पैसा अपने पास रखूँगा तो किसी को पता नहीं चलता और मैं बहुत सारा पैसा जुटा देता। लेकिन ये अपना ईमान नहीं बचाता, इसलिए ये काम नहीं किया था। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई लिया। तभी ये सोचता रहा। उसी समय में उसी दौरान में इंजीनियर बाबू जगत सिंह उसे आवाज़ दिए कि तुम जाओ 5 रुपये का मिठाई ले आओ। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अट्ठन लौटा कर समझा कि कर्ज उतर गया। अर्थात वो आज उसे होश आया कि अगर आज से मैं पैसा 4.5 रुपये का ले आऊँगा और 50 पैसा रमजान को चुकता कर दूंगा, यानी कि उसका पैसा जो कर्ज था उसे आज उसे दे दूंगा। तो ये भी दे दिया। लेकिन बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, क्योंकि हर दिन तो 5 रुपया वो लाता होगा तो हर दिन का कैसा नापका, और आज बहुत कम था। यह मिठाई 5 रुपये की है, ये सोचकर उसे पूछने लगे। हजूर 5 की है। तभी वो रसीला बोलता है हाँ हजूर ये 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया, यानी कि वो डर गया, घबरा गया कि जगत सिंह बाबू कैसे उसे पकड़ लिए, क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलता था, अपना ईमान बेचा नहीं था। आज गलत काम किया है, सो ये डर गया था। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा जोरदार उसके गाल के ऊपर मार दिया, एक थप्पड़ मारा और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया था। अर्थात अभी ये आमने सामने उस हलवाई के साथ आमने सामने पूछताछ करने के लिए उसे ले जाते हैं। हजूर झूठ कहूँ तो, यानी कि वो तभी रसीला बोलता है अगर वे हलवाई के पास ले जाएंगे तो हलवाई बोल देगा कि हाँ 4.5 रुपये का वो लिया है। तो इसलिए वो विनती करके बोलता है हजूर झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू उसे चिल्लाए। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना तो कितना रुपया में लाया है। अब कोई रास्ता ना बचा था। वो बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। तो ये बहुत सादा सीधा व्यक्ति था रसीला, इसीलिए वो जब उसे पता चल गया कि और ये इंजीनियर बाबू छोड़ेंगे नहीं और हलवाई के पास ले जाएंगे, तो ये उससे पहले हलवाई के पास जाने से पहले ही अपना झूठ को स्वीकार लेता है कि हाँ मैं गलत किया हूँ, इसी बार एक बार ही किया हूँ और मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार नहीं होगा। लेकिन इंजीनियर बाबू बहुत गुस्से में थे और ये इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। और ये हलवाई के पास ना लेगा, क्योंकि वो तो इकरार कर लिया था, मान लिया था कि हाँ इस बार गलती हुआ है। तो उसे घिसक कर यानी कि खींच कर ले गए पुलिस थाने। और सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये एक मुहावरा है। अर्थात यहाँ पे उसे देखो 50 पैसा वो लिया था रसीला, गरीब बेचारा था। यहाँ पे इंजीनियर बाबू को हजम नहीं हुआ और ये 5 रुपया देकर उसे कटघरा में रखने के लिए बोलते हैं। तो कितना ये दिल उनका कितना कठोर है, किसका? इंजीनियर बाबू का। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। कचहरी का मतलब कोर्ट में हाजिर हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गबन किया हूँ। उसने कोई बहाना ना बनाया, आनाकानी नहीं किया कि हाँ मैं और झूठ नहीं बोला, सच तो बोल चुका है इसलिए और कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोल दिया हाँ मैं गबन किया हूँ। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, यानी कि मुझे ये अपने घर से निकालने के लिए इंजीनियर बाबू का जगत सिंह का एक चालाकी है, इसलिए मुझे ब्लेम यानी कि मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाकर मुझे निकालने के लिए बोलते हैं या मेरे ऊपर झूठ बोलते हैं। ऐसे अगर चाहता था अगर रसीला कह सकता था, लेकिन वो तो ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलता था, हमेशा सच का साथ ही देता था, इसलिए ये बात भी नहीं बोला। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे। और एक और अपराध करने का साहस वो जुटा नहीं पाया, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति था, सच्चाई की तरफदारी करता था, इसलिए और झूठ नहीं बोला। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला हजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। ये भी कटघरे में भी कचहरी में भी झूठ वो हाथ जोड़कर ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुंह पोंछा। कौन सा रुमाल? ना जो जिस रुमाल में वो वही रिश्वत लेते, यही वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये को बांध कर दिए थे। अर्थात खुद जज साहब
पैसा लेते हैं 1000 रुपया, उसी रुमाल में लेते हैं, उसी रुमाल को वो अपना मुंह पोंछते हैं पसीना से। लेकिन यहाँ पे 50 पैसा के लेने वाला को वो कटघरे में 6 महीने के लिए सज़ा सुना दिए। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, मतलब बहुत गुस्सा आ गया। सोचने लगा यह दुनिया न्याय की नगरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे मोटे पैसा अगर गबन कर देते हैं तो उनको ऐसे सज़ा मिलती है, और अंधेर नगरी है क्योंकि यहाँ पे बड़े रिश्वतखोरी लोग आराम से ऐशो आराम से रहते हैं। तो ये बिल्कुल गुस्सा करने लगते हैं। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठिया में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। अर्थात ये रमजान बोलता है 50 पैसा अगर कोई छोटा मोटा चोरी करे उसे पकड़ लेते हो, उसे वो चोरी कहलाता है और उसे सज़ा मिलता है। जब कोई बड़ा आदमी रमजान की आंखों में खून उतर आया, अर्थात जो 6 महीना के लिए उसे कारावास सुना दे, तो ये बात को सुनकर रमजान बहुत गुस्सा आ जाता है। आंखों में खून उतराना मतलब गुस्सा हो जाना। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी। अर्थात ये दुनिया में कैसे ये लोग रहते हैं, वो सोचता है, मन ही मन सोचता है कि दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। न्याय का नामो निशान नहीं यहाँ पे। अंधेर नगरी अर्थात ये यहाँ पे सब अन्याय की तरफदारी करते हैं। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो जाता है, और जो चोरी पकड़ा नहीं जाता तो वो आलीशान मकान में रहते हैं और आराम से रहते हैं। अर्थात असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठिया में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोरते हैं, उन्हें कोई पकड़ता नहीं कि उन्हें कोई सज़ा सुनाता नहीं। और जो 50 पैसा पकड़ अगर ये गबन किया और इसे पकड़ा गया तो उसे 6 महीने के लिए कारावास दे दिया। इसे सुनकर गुस्सा आता है। रमजान घर पहुंचता है, ये बात सोचते हुए घर को पहुंचता है। एक दासी ने पूछा, दासी का मतलब जो काम करते हैं, घर में काम करते हैं, उसी किसके घर में काम करते थे, वो जो हमारा जिला मजिस्ट्रेट के। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तभी 6 महीने की कैद। वो ऐसे अकड़ कर इसे ही बोल देता है। अच्छा हुआ वो इसी लायक था। दासी को तो बात पता नहीं था असली बात क्या है, तो ये यूँ ही बोल दी कि अच्छा हुआ। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेरे, सिर्फ एक अट्ठानी की तो बात थी। 50 पैसा, अट्ठानी तो 50 पैसा की तो बात थी, क्योंकि तो जब ये मांगा था तब अगर इंजीनियर जगत सिंह बाबू दे देते तो शायद ये नौबत ना आती। सिर्फ 50 पैसा के लिए उसे 6 महीने की कारावास। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दे पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। सिर्फ मैं क्यों ये 50 पैसा गबन किया, ये सोचते हुए सिर्फ पछताता रहा और इस काल कोठरी में रह गया। जबकि 1500 जो गबन करते हैं, यानी कि जो रिश्वत लेते हैं, ये लोग आराम से चैन की नींद गद्दीदार बिस्तर के ऊपर सोकर आराम करते हैं। इसी कहानी के जरिए हमें सुदर्शन जी ये बोलते हैं, ये न्याय लय के ऊपर, न्याय जो हमारा स्थान है, न्यायालय के ऊपर करार तमाचा मारे हैं। बड़े लोग कैसे अपने उच्च पदवी को धारण करते हुए छोटे लोगों को कैसे वो तरसाते हैं, कैसे हैरान करते हैं, ये बात भी हमें ये दर्शा दी है। असली बात और दूसरी बात यह है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वही ज़्यादा काम चोरी और रिश्वतखोरी हो जाते हैं और समाज को खोखले कैसे कर देते हैं। अन्याय के रास्ते पर चलकर ये अन्याय के रास्ते को अपने तरफ से न्याय बना लेते हैं, सीढ़ियाँ बना लेते हैं, ये भी हमें दर्शाते हैं। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, सादा सीधा लोग होते हैं, भोले भाले होते हैं, उन्हें कैसे आम व्यक्तियों को कैसे ये चालाक शाकिर लोग कैसे दंड विधान करते हैं जानबूझकर, ये भी हमें इस कहानी के जरिए दिखाई दे। अर्थात ये एक समाज का प्रतिछवि है, जो समाज में चिराचरित ही प्रथा चली आ रही है। तो ये कहानी हमें सजीव लगता है। ये कहानी से हमें यही शिक्षा हमें ही मिलती है। चलो, हम जो वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर है इसे आप लोग कॉपी में सब लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं, आप लोग को मैं कुछ दे रही हूँ होमवर्क, इसे लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, निम्नलिखित निबंध लिखिए। आपने अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, उनमें से आपको कौन सी एक पुस्तक सर्वप्रिय लगी है, कारण स्पष्ट करते हुए विस्तार करोगे। नंबर 2, यदि आप पुलिस अधिकारी होते तो आपकी कार्य योजना क्या होती, इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालोगे, इसे भी लिख दोगे। राष्ट्रीय एकता कार्य आवश्यक है,
आज राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में देश की क्या अवस्था है, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे भी लिखेंगे कॉपी में, सुंदर अक्षर में लिख दोगे। आपकी दृष्टि में व्यक्ति के जीवन में अध्यापक का क्या महत्व है, अध्यापक बनने के लिए किन गुणों का होना आप आवश्यक समझते हैं। यदि आप अध्यापक बने तो आप किन किन अवगुणों को सदैव अपने से दूर रखेंगे, इसके बारे में विस्तार करोगे। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस उक्ति का आधार बनाकर कोई मौलिक कांड लिखिए। दूसरी है नंबर 4, सत्य की कभी हार नहीं होती, इस कथन को आधार बनाकर एक मौलिक कहानी लिखिए। ये सब हमारे ग्रामर बुक, आप लोग को ग्रामर बुक मिला होगा, उस ग्रामर बुक में निबंध के रूप में है। पहले आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसे बुक बंद करके, ग्रामर बुक बंद करके कॉपी में लिखोगे। नेक्स्ट पेज में दिया गया है पत्र। शिक्षा निदेशक को अपने गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। नंबर 2 में है बनाव श्रृंगार में अधिक समय नष्ट ना करने की सलाह देते हुए बड़ी बहन की ओर से छोटी बहन को एक पत्र लिखोगे। आप खुद को बड़ी बहन सोचकर छोटी बहन को पत्र लिखोगे सलाह देते हुए। नंबर 3 में दिया है आपके मित्र किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है, मंगल कामना करते हुए उसे पत्र लिखोगे। नंबर 4 में हम अपने प्राचार्यों को पत्र लिखकर विद्यालय की बस का यात्रा पथ परिवर्तन करने की प्रार्थना करें ताकि आप भी लाभ उठा सके। ये 4 ही मैं पत्र दी हूँ, उसे कॉपी में सुंदर लेख में लिख दोगे। नेक्स्ट व्याकरण में आता है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक शब्द लिखिए। ये सारे शब्दों का भाववाचक शब्द लिखोगे। नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के विशेषण शब्द लिखो, यानी कि एडजेक्टिव लिखोगे। इतने सारे यहाँ तक एडजेक्टिव लिखोगे। नंबर 3 में 3 पर्यायवाची शब्द लिखोगे। यहाँ से यहाँ तक सारे पर्यायवाची शब्द है, इसे सब पर्यायवाची 3 शब्द लिखोगे। नंबर 4 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम मतलब अपोजिट शब्द, विपरीत शब्द लिखोगे। यहाँ से यहाँ तक गरीब, जवानी, छाँव, कुटिल, कटु, आजाद, घात, दाता, घृणा, आविर्भाव, उचित, गुण, अरुचि, अल्पज्ञ, अनुकूल, असाधारण, अमृत, अनुराग, खंडन, दृश्य, विकल्प, यश, ये सारे विलोम शब्द है। इसको लिखोगे कॉपी में। अर्थ लिखकर वाक्य बना, यानी कि ये मुहावरा है, इसे अर्थ लिखोगे। देन अर्थ मेक सेंटेंस, यानी वाक्य बना दोगे। लोहा मान नाम। नंबर 2 अंगूठा चूसना। नंबर 3 गुड़ गोबर करना। नंबर 4 गागर में सागर, आँख फैल लेना। देन उल्टी गंगा बहाना, घाट घाट का पानी पीना, कलई खोलना, पापड़ बेलना, दाल में काला होना, पगड़ी उछलना, ढोल पीटना, डंका बजना, हाथ मलना। ये सबको अर्थ लिखकर मैं एक सेंटेंस करोगे कॉपी में। देन अंत में मैं दे रही हूँ हिंदी परियोजना। हिंदी परियोजना आप लोग को स्टैंडर्ड 8 में किए थे, आप लोग तो पता होगा किस तरीके से किस स्टाइल से लिखोगे, सब पता होगा। समाज सुधारक कबीरदास, इसे ये हेडिंग है, इसे देखकर कबीरदास के समाज सुधार कैसे थे उसके बारे में विस्तार रूप से लिखोगे। तो ये था हमारा। फिर आशा करती हूँ ये सब आप लोग कर देंगे और कॉपी में सब ठीक ठाक करके लिख कर रखेंगे। इसे मैं ठीक ढंग से एक बार दोबारा दिखा रही हूँ, इसे ध्यान से देखोगे और ठीक से पढ़ कर ठीक से उत्तर लिखोगे। देखो।